नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार जैक बोर्ड डायरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज अपन लोगों का गोलीय दर्पण से लेकर जितने भी प्रॉब्लम थे सारे हमने कंप्लीट कर डाला है। आज से अपन लोग प्रकाश चैप्टर के दूसरा भाग अपवर्तन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चालू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले बोर्ड में ये वाला चैनल आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में आज शांत ही रहता हूँ, क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट यहाँ चैप्टर से। प्रकाश का अपवर्तन, जैसे कि आप जानते हैं प्रकाश क्या करता है भाई, बहुत दूर आसमान से आता है ना, सूरज से आता है, आसमानों को चीरते हुए धरती पर पहुंचता है। उसके दरमियान ना बहुत सारा चीजों से होकर प्रकाश को गुजरना पड़ता है, जैसे कि बादलों से होते हुए, बादल को पहले तो वायुमंडल में घुसता है, फिर बादल से घुसता है, फिर जाके हमारे पास अपना धरती पे पहुंचता है प्रकाश। ठीक है, तो ये तो हो गया आसमान के प्रकृति में किया गया चीजों पे। लेकिन हम नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे ना, तो प्रकाश हो कभी कभी ना शीशा के आर पार भी हो जाता है। आपने देखा होगा, जैसे ये है, ये एक मोटा सा शीशा ले लेते हैं स्लैब। इधर से जब अपन लोग टॉर्च जलाएंगे ना, प्रकाश इधर से पार हो जाता है कुछ कुछ। ठीक है, जब प्रकाश लेफ्ट साइड से राइट साइड पार हो रहा है या किसी माध्यम, इसको माध्यम बोलेंगे, मैं बता दूं आपको, इसको क्या बोलेंगे, माध्यम। शीशा हो गया, पानी हो गया, वाटर हो गया, इसको क्या बोलेंगे, माध्यम बोलेंगे। तो माध्यम में जैसे ही पार करता है तो ये सीधे ढंग से पार नहीं होता है। ये क्या होता है, अपने रास्ता में ना थोड़ा सा बदलाव कर लेता है। बस दोस्त, उसी को अपन लोग अपवर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो अपना वास्तविकता वाली रास्ता से परिवर्तन होकर किसी दूसरे रास्ते में चला जाता है। तो उसी घटना को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। लेकिन इसको साइंटिफिक तरीके से समझते हैं और वैज्ञानिक परिभाषा देते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब किरण दूसरे माध्यम में जाकर अपने दिशा में विचलित हो जाती है। विचलित हो जाने का मतलब बदल जाते हैं, अपना रास्ता क्या कर देता है, बदल देता है। प्रकाश की इस घटना को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। बहुत जगह ये देखने को मिलता है आपको, लेकिन आप पहले नहीं जानते थे कि अच्छा इसी को अपवर्तन बोलते हैं। अब आप से जान गए कि इसको क्या बोलेंगे, अपन लोग अपवर्तन बोलेंगे। जैसे कोई भी उधर से रोशनी आ रहा है, बीच में दूसरा माध्यम हो रहा है, आप तक पहुंच रहा है, तो आप मान के चलिए कि भाई प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। गाड़ी, बस में से यदि सामने वाला सीट पे बैठे हुए, उधर से सामने से गाड़ी आ रहा है रात के टाइम पे, और यदि रोशनी आपको दिखाई दे रहा है गाड़ी के अंदर बैठे हुए और सामने शीशा लगा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि बीच का माध्यम कौन है, या शीशा हो गया। मुझे लाइट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैं लाइट को देख सकता हूँ। इसका मतलब शीशा से जब पार होते हुए पार हो मेरे पास आ रहा है, तो अपवर्तन होके आ रहा है। एक माध्यम से गुजर के जैसे दूसरे माध्यम में जाएंगे तो समझ जाइए अपवर्तन हो रहा है। समझ में आ गया बात। तो एक माध्यम ले लिए हैं अपन लोग समझाने के लिए। ये बाहर वाला माध्यम हो गया, वायु वाला। ठीक है, ये कैसा है, वायु, हमारा वायुमंडल। ये दूसरा कोई एक माध्यम ले लिए हैं, मिरर वाला ही ले लिए हैं। सपोज कीजिए बहुत मोटा वाला मिरर है, तो यहाँ से दिखा दिया ऐसे। समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलिए ये है आपका, कैसे समझाऊं, इसे समझा देता हूँ। ये आपका, ये समझिए ये आपका क्या, शीशा है। ठीक है, शीशा को ऐसे रख दिए तो खाली यही वाला ना भाग दिखेगा, तो बस यही वो भाग दिख रहा है आपको शीशा का, ये वाला भाग। समझ में आ रहा है, यहाँ से। लेकिन थोड़ा मोटा वाला शीशा है, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे मोटा मैंने बनाया है। समझ में आ गया। अब जैसे ही ये ऊपर से किरण आ रही है, तो आने के बाद प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये बच्चा बच्चा जानता है, आपने भी सीख के रखा है। इसका सीधी रेखा कौन होता है, सीधी रेखा तो इधर ना होता है, ये वाला आपका। ये देखिए, ये रेखा होता डॉट डॉट करके जो मिलाए हैं। लेकिन प्रकाश ये सीधी रेखा में गमन ना करके अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेता है, और ये देखिए टेढ़ा होके चला गया। मतलब ओरिजिनल रास्ता से बदल के चला गया, टेढ़ा तो नहीं हुआ, इसको सीधा ही बोलेंगे। लेकिन अपना वास्तविक वाला रास्ता कौन सा था, ये वाला था। और अभी बदल के कौन सा सीधा रास्ता में चला गया, ये वाला रास्ता में चला गया। इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आ गया। आप जैसे प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते थे, वैसे भी इसमें दो नियम होंगे। बट उससे पहले आने वाला किरण को हम लोग आपतित किरण अभी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो जाने वाली किरण होगी वो अपवर्तित किरण कहलाएगी। अपवर्तन है ना, इसलिए जाने वाली किरण अपवर्तित किरण कहलाएगी। जिस बिंदु पे ये दोनों घटनाएं हो रही है, आने वाले किरण और जाने वाले किरण अपने रास्ता में बदलाव कर रहा है, उस बिंदु पे अपन लोग एक लंब डालेंगे, उसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो ये मेरा हो गया अभिलंब। ये क्या हो गया, अभिलंब। अभिलंब। अब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको आई दर्शाते हैं। क्या दर्शाएंगे, आई दर्शाएंगे। तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण।
आपतन कोण, ठीक है। वैसे आपका पीडीएफ में वहां लिखा हुआ होगा। और जो जाने वाला किरण है, जाने वाली किरण कौन है भाई, ये अपवर्तित किरण। माध्यम तो यही ना घुस गया, यहीं से ना एंट्री ले लिया, तो यहीं पे तुरंत बदलाव हो जाएगा आपका, पूरे माध्यम में वैसे ही चलता जाएगा। अब अभिलंब के साथ जाने वाली किरण जो कौन बना रही है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। इतनी बात याद होगी आपको, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो ये अब जैसे कि परावर्तन में अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता था ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा सर, इसमें इसमें अनुपात लेना पड़ेगा। मतलब आई बटा आर डायरेक्ट कर दे क्या, नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। एंगल को जब भी लेते हैं तो त्रिकोणमिति में बदल कर, तो त्रिकोणमिति में 6 गो होते हैं, किसको लेंगे, तो स्नेल भैया एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि साइन को लेंगे। तो स्नेल का नाम यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जो उसका थ्योरी है उसको अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सुनील भैया ने बोला 6 का 6 में नहीं लेना, किसी एक को उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ले लिया, कुछ किया होगा एक्सपेरिमेंट उसके अंदर कर, और फिर वो किसको ले लिया, साइन को प्राथमिकता दिया, और साइन आई बटा साइन आर, क्या किया, साइन आई बटा साइन आर। इस साइन आई बटा साइन जो लिख रहे हैं ना, साइन मिला के, उसको हिंदी में जया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जया बोलते हैं। किसी एंगल को त्रिकोणमिति के साथ ले लेना जया बोलते हैं, ठीक है। तो साइन आई, तो हम लोग इसको कैसे परिभाषित करेंगे, अपवर्तन के 2 नियम के अंतर्गत सबसे पहला नियम में आपतन कोण की जया, जया बोले ये तो रट लेना है, जैसे लिखा है ना वैसे ही। जया बोले तो जो आपतन कोण है उसका साइन के साथ मान, आपतन कोण का साइन के साथ मान, तो ये हो गया आपतन कोण की जया, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन बोले तो ये आर, आर का किसके साथ मान, साइन के साथ मान, साइन आर का अनुपात हमेशा स्थिर होता है, ये अपवर्तन का पहला नियम। अगेन अगेन दोबारा बोलते हैं, ठीक है। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तित कोण की जया का अनुपात, अनुपात मतलब भागा लगाना, साइन आई को ऊपर रखेंगे, साइन आर को नीचे रखेंगे, ये स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब कांस्टेंट रहता है, वो कभी बदलता बदलता नहीं है। तो इसको अपन लोग क्या बोल दिए, एन, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इस बात को भी समझिए जरा, देखिए, चाहे ये वाला एंगल यहाँ पे करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला कितना है, 30 डिग्री है, मान लेते हैं ये वाला कितना है, 15 डिग्री है, सपोज कीजिए। और दूर कहीं जाके यहाँ से भी हम अपवर्तन कराते हैं यही माध्यम में, ठीक है, यही माध्यम में। नहीं नहीं इसको मत समझिए, ये थोड़ा ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, ये आप 11th में सीखोगे, ठीक है। चलो हटा, इतना जानने की जरूरत नहीं है अपने को, इतना जानने की जरूरत नहीं है। छोटा छोटा थ्योरी है उसे करेंगे, और अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अपना लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा पेचीदा नहीं करते हैं। तो स्थिर का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट रहता है। स्थिर को अपन लोग एन, इसको अपवर्तनांक बोलेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। तो स्थिर का मतलब एन, ठीक है। ये पूरा आपका क्या हो गया, थ्योरी आ गया। अभी दूसरा नियम भी चलते हैं। जैसे परावर्तन में क्या होता था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब एक ही बिंदु पर स्थित होता है ना भाई, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा माध्यम को अलग करने वाला सतह, क्योंकि यहाँ पे 2 माध्यम हो गया, एक तो माध्यम ये वायु वाला हो गया, ये एक आपका क्या हो गया था, कांच हो गया था। इन दोनों माध्यम को अलग करने वाला सतह कौन है भाई, ये वाला सतह है। तो इस सतह पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही जगह पे एक ही बिंदु पर स्थित होता है। सेम उसी के जैसा, इसमें तो कोई बदलाव है ही नहीं। आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों सतह को बस एक लाइन ये जोड़ दिया, दोनों सतह को अलग करने वाला और दोनों माध्यम को अलग करने वाला सतह पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। याद हो गया दूसरा का नियम, ठीक है। आगे चलते हैं। अपवर्तनांक खूब पूछता है, इससे एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे अभी। अपवर्तनांक का मतलब होता है भाई, देखिए, जब प्रकाश ना एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो अपना चाल में परिवर्तन करता है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। तो अभी जब देखा गया तो उसे अपन लोग लैब में प्रैक्टिकल करके देखेंगे, उसकी सत्यता को जांच करेंगे। लेकिन हमारे स्कूल में तो प्रैक्टिकल लैब नहीं है, बट ऐसा होता है, साइंस के बुक में यदि लिखा हुआ है तो मान के चलिए ऐसा होता है। तो क्या करना पड़ेगा, अपने को याद करना पड़ेगा। तो भाई क्या याद करना पड़ेगा, ये कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है। कोनो कोनो माध्यम में ज्यादा बढ़ जाता है, कोनो कोनो माध्यम में कम हो जाता है प्रकाश के जाने की रफ्तार। तो ये प्रकाश की रफ्तार जो माध्यम में बदल रहा है, उसी के अनुपात को अपन लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। सीधा सीधा ये लॉजिक है। तो यहाँ पे अपन लोग याद करेंगे इसको, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को एन से दिखाते हैं, छोटा वाला, ठीक है। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, आपको बहुत जगह ऐसे देखने को मिलेगा, n to 1। अब इसका क्या मतलब है वो समझा देता हूँ पहले।
ये रहा, ये एक डब्बा, एक शीशा बना दिए हैं छोटा सा स्लैब का। इसमें सबसे ऊपर में हम क्या रखे हैं, एकदम कांच ही कांच, कांच भर के रखे हैं, ठीक है दोस्त। फिर इसको क्या किए हैं, यहाँ बीच में पानी भर के रखे हैं दोस्त, देख रहे हैं आपको, ये बीच में पानी भर के रखे। और आखिरी में ना हम क्या भर के रखे, तेल भर के रखे, कोई ग्रीसिंग ऑयल वगैरह भर के, नारियल का तेल, चलिए क्या हो गया, नारियल का तेल। आप अगर समझ में आएगा, मान लिया इसको धूप में ले आके रख देंगे तो सूरज के किरण पड़ेगा ना भाई, सूरज के किरण आया तो सबसे पहले तो वायु से होते हुए आया, तो फिर सबसे कांच वाला माध्यम में गया, दिख रहा है आपको, कांच वाला माध्यम में, कांच वाला माध्यम से जाएगा, फिर पानी वाला माध्यम में गया, पानी वाला माध्यम से होते हुए फिर तेल वाला माध्यम में गया, फिर तेल वाला माध्यम से फिर वापस आपका क्या आ जाएगा इधर, वायु वाला माध्यम में आ जाएगा। तो कितने माध्यम में ये चला गया भाई, एक तो एक माध्यम खुद वायु था। तो जब अपन लोग पानी के बारे में बात करेंगे कि भाई तुम्हारा अपवर्तनांक क्या है, पानी का, तो ये पानी बोलेगा भैया आप किसके बारे में मेरा अपवर्तनांक पूछ रहे हो, क्योंकि मेरे पास तो प्रकाश की चाल दो दो तरह का है। कैसे दो दो तरह का है भाई, देखिए एक तरह का तो मेरा प्रकाश की चाल ऊपर जो कांच से आ रहा है उसका कुछ और चाल होगा, लेकिन जो नीचे तेल है उसमें प्रकाश की चाल कुछ और होगा। तो आप ये पहले मुझे कंफर्म करो कि आप जो मुझे भागा देने वाले हो, देखिए माध्यम एक में चाल, माध्यम दो में चाल, माध्यम दो तो मैं खुद पानी हूँ, लेकिन एक मैं किसको मानूंगा, ये कांच को मानूंगा कि तेल को मानूंगा, तो वो मेरी प्रायोरिटी है। जो ऑब्जर्वर होता है, मतलब जो स्टूडेंट रहता है या साइंटिस्ट जो रहता है, जो टीचर रहता है, उसकी प्रायोरिटी है, वो जो जांच करता है उसको ये देखना पड़ेगा कि मैं को किधर से किधर देख रहा हूँ। यदि मैं कांच से होकर नीचे जा रहा हूँ तो पहला माध्यम क्या हो जाएगा भाई, कांच हो जाएगा। तो कांच में माध्यम का चाल तो कुछ और ही ना होगा, और पानी का तो स्पीड जो है प्रकाश की चाल वो कुछ और होगा। तो अब इमेजिन करके देखिए, जब इसको इसमें भागा लगाइएगा तो कुछ और वैल्यू मिलेगा ना, कुछ और वैल्यू मान लेते एक्स मिलेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं यहाँ पे जैसे जाएगा नारियल का तेल में तो वहां का स्पीड तो बदल जाएगा प्रकाश का। जब इसको इसमें भागा लगाएंगे तो कुछ और डाटा मिलेगा, क्योंकि स्पीड बदल जाएगा, स्पीड बदलेगा तो ये अलग स्पीड अलग स्पीड। यहाँ मान लेते हैं x2 आ गया, यहाँ मान लेते हैं x2 आ गया, तो क्या ये दोनों बराबर होगा, नहीं ना होगा बराबर। तो मुझे ये एकदम जाके बताना पड़ेगा एकदम सामने से कि भाई देखो ये जो हमने x निकाला है ना, ये वाला x, ये कांच के सापेक्ष में निकाला है, कि मैंने एक माध्यम को कांच माना है और दूसरा माध्यम को क्या माना है, पानी। अब ये जो x2 मान आया है ना, इसको भी मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किसके सापेक्ष में लिया हूँ, तेल के सापेक्ष में लिया हूँ, क्योंकि मतलब हर एक माध्यम में तो आपका क्या होता है, स्पीड बदलता है, आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा। तो उसी कंफर्मेशन को देने के लिए अपन लोग इस नॉर्मल n को ना n की तरह नहीं लिखते बल्कि सजा के लिखते हैं। कैसे, देखिए n2 1 लिख दिए यहाँ पे, या कभी कभी अपन लोग इसको ऐसे, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। वैसे भी ऊपर से पीडीएफ लगाऊंगा तो ये गंदा दिखेगा। अब देखिए इधर n2 1 लिख दिए, n1 2 लिख दिए, ऐसे तो ये आपको समझ में आएगा। या तो किताबों में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n वायु और पानी, ऐसे लिख देता हूँ। तो 1 की जगह क्या आ गया, वायु आ गया, और 2 की जगह क्या आ गया, पानी आ गया। वैसे ही पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसको पढ़ना समझते हैं, पढ़ते कैसे हैं, मैंने समझा दिया इसको लिखते क्यों है माध्यम के द्वारा। अब इसको पढ़ते कैसे वो समझाता हूँ आपको। इसे ऐसे पढ़ा जाता है, कैसे भाई, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में, या तो माध्यम 1 के सापेक्ष में माध्यम 2 का अपवर्तनांक, बात वही है। एक बार सापेक्ष को पीछे लिखे, एक बार सापेक्ष को आगे लिखे, मतलब खट से समझ में आ गया होगा। कोई माध्यम 1 होगा, कहाँ चला गया, कोई माध्यम 2 होगा, जैसे ये आपका क्या था, पानी था, और ऊपर क्या था, कांच था सपोज। तो क्या हो गया, पानी में हम अपवर्तनांक देखना चाहते हैं, किसके सापेक्ष में, कांच के सापेक्ष में। तो यहाँ पे वायु लिखा हुआ है, तो हम वायु का अपवर्तनांक देखना चाहते हैं, किसके सापेक्ष में भाई, पानी के सापेक्ष में, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से अपन लोग अपवर्तनांक क्लियर कट आपको बता देता है कि किन दो माध्यमों में आप अपवर्तनांक देखना चाह रहे हैं। समझ में आ गया, ये अनुपात है, प्रकाश की चाल का अनुपात। ज्यादा हो गया क्या, ज्यादा डीप बता दिया, कोई बात नहीं है, समझ में आना चाहिए कंसेप्ट, कहीं भी आप समझो, है ना। याद रखना यही सब होता है अपवर्तनांक। क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो निरपेक्ष अपवर्तनांक से पूछता है क्वेश्चन, कहाँ से पूछता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, उसको फटाफट से लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। ओके तो दोस्त अभी देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक यहाँ से सवाल पूछता है। दोस्तों अपन लोगों ने क्या जाना अपवर्तनांक के बारे में,
कि भाई प्रकाश एक में माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात को आप लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। इसका मतलब हो गया जो ऊपर में लिखा होता है उसके सापेक्ष में अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम में देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सापेक्ष में आप प्रकाश की रफ्तार कितने गुना से बदल जा रहा है, कितने गुना से घट जा रहा है, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली अपवर्तनांक आपको यही बताता है कि जब माध्यम एक से दूसरे माध्यम में जाती है तो कितने गुना से वो घट जाता है और कितने गुना से वो बढ़ जाता है। बस यही चीज है अपवर्तनांक। खैर ये मैं बात बोलना नहीं चाहता था क्योंकि ये आप 12th में बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल से शायद सीखोगे। खैर कोई बात नहीं, चलिए अभी देखते हैं इधर। तो कहता है जब एक माध्यम को आप फिक्स कर देते हो, फिक्स मतलब वायु, हम वायु के सराउंडिंग में घेरे हुए तो ज्यादातर हम अपना काम वायु के आसपास ही करते हैं, इसीलिए क्यों ना एक माध्यम को हम लोग फिक्स ही कर देते हैं। वो कौन सा माध्यम हो गया, और वो वैसे भी जो कुछ भी अपन लोग इक्विपमेंट बनाएंगे, जो भी दूरबीन वगैरह डिजाइन जो भी करेंगे जिसमें अपन लोगों का लेंसेस यूज होने वाला है या फिर जिसमें हम लोग का अपवर्तन वाला घटना होने वाला, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, हम लोग अपने यूज करने के लिए घरों में तो रखेंगे। तो एक माध्यम घर के आजू बाजू जो घूमते रहता है वो वायु ही तो है, इसीलिए निरपेक्ष अपवर्तनांक को आप लोग परिभाषित कर लिए कि यार जो भी हम लोग मशीन बनाएंगे ना वो एक तो हवा में रहेगा, इसीलिए क्यों ना एक माध्यम को अपन लोग फिक्स कर देते हैं हमेशा के लिए और एक नया नाम दे डालते हैं उसका, और उसका नाम दे दिया निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, जब किस निर्वात या वायु बोल लो सापेक्ष में किसी माध्यम का अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो भाई तो जिस सापेक्ष में जिसका लिखते हैं उसको ऊपर में लिखते हैं, तो वायु ऊपर चला गया, इसी का मतलब हो गया वायु में प्रकाश की चाल, और भी का मतलब हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। तो एक को आपने फिक्स कर दिया, वायु कर दिया, तब हम लोग का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो दिखाते हैं कैपिटल एन से दिखाते हैं। ठीक है, तो सी हो गया वायु में प्रकाश की चाल जो 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये डेटा याद रखना, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है। ठीक है, बी क्या होगा माध्यम में प्रकाश की चाल। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे मैं बताता हूँ आपको। किसी माध्यम का ना अपवर्तनांक आपको दे देगा, ये एन दे देगा, और बोलेगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, और कितना होता है भाई 442 होता है। कितना होता है 442 होता है, और ये सबसे ज्यादा होता है। मान लेता हूँ यही क्वेश्चन मैं आपको बना के पूछ रहा हूँ। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ओके। तो यही क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक यदि हमारा 342 है तो बताइए उसमें प्रकाश की चाल कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग जानते हैं n बराबर क्या होता है भाई, n बराबर c/v होता है। n का मान निरपेक्ष अपवर्तनांक यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कितना 442, यहाँ 442 रखेंगे अपन, सॉरी 242 रखेंगे, और ये क्या है भाई c है। c का आप लोग मान जानते हैं 3 गुना 10 की पावर 8, और नीचे क्या है भी बोले तो आप कौन सा माध्यम हो गया, जब अपन लोग हीरे में पूछ रहे थे हीरा में प्रकाश की चाल निकालना चाह रहे थे, भी को इधर लाएंगे और 3/242 गुना 10 की पावर 8, इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगा, वही वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश की चाल आप देख सकते हैं जो आपका वायु में चाल था वो 3 गुना 10 की पावर 8 था, अब उससे कितना गुना घट गया भाई 342 गुना क्या हो गया, कम हो गया प्रकाश की चाल। हीरे में प्रकाश की चाल धीमा हो जाता है, और कितना गुना धीमा हो गया 442 गुना, भागा लगा दिया ना तो उतना गुना कम हो जाता है, उतना गुना कम हो गया। समझ में आया, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा छोटा छोटा, तो इसको आपको याद रखना है। तो पूरी कहानी अपवर्तनांक का क्या चीज से घूमता है, इर्द गिर्द माध्यम के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो क्यों ना एक बार माध्यम को भी समझा जाए भाई कि माध्यम भी का कोई प्रकार होता है क्या। जी हाँ दोस्त, माध्यम भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। जैसे जिस बातों को मैंने आपको बताया ना कि प्रकाश का चाल किसी माध्यम में घट जाता है, किसी माध्यम में बढ़ जाता है, तो बस प्रकाश की चाल बढ़ना और घटना के अनुसार ही अपन लोग 2 माध्यम को परिभाषित कर दिए हैं, एक है सघन माध्यम, एक है विरल माध्यम। ठीक है, तो विरल माध्यम को पहले समझते हैं। विरल माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल क्या होता है भाई, धीमा होता है। प्रकाश की चाल क्या होता है, धीमा होता है। और सघन माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। एक एग्जाम्पल है, आप मेरे को बताओ कौन सा एग्जाम्पल लूं भाई। ये ले लेता हूँ, ये मोबाइल है ना भाई, ये मोबाइल है, ये आपका क्या है
लिक्विड है, ऐसे नहीं समझते, इसको आप ऐसे समझ लो कि ये मेरा राइट हैंड में क्या है भाई, पानी रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड में क्या रखा हुआ है, मान के चलता हूँ, क्या रख दूं इसमें, शहद रख देता हूँ, शहद, ठीक है, शहद, इसमें हनी रखा हुआ है, इसमें वाटर रखा हुआ है, दोनों से मैंने क्या किया, प्रकाश बढ़ाया, प्रकाश को जैसे ही डालते हैं इसमें, अब सोच के बताओ भाई, किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा रफ्तार होगी, इसमें कि इसमें? भाई ये तो थोड़ा गाढ़ा है ना, हनी तो थोड़ा गाढ़ा होता है, इस पे जैसे रोशनी जाएगा तो थोड़ा तो स्लो कर देगा। पानी क्या होता है, ये तो हल्का होता है, पतला होता है, इसमें लाइट जलाएंगे खटाक से पार हो जाएगा। तो इन दोनों में आप मेरे को बताओ कि कौन सघन माध्यम है, कौन विरल माध्यम हो गया, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो गई, प्रकाश की चाल तो इसमें कम हो गया, तो ये मेरा सघन माध्यम हो गया, ये मेरा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। ठीक है दोस्त, ये बात है, सीधी सीधी सी बात समझ में आ गया। क्यों पढ़ रहे हैं अपन लोग सघन माध्यम विरल माध्यम? क्योंकि अपवर्तनांक का जो अपवर्तित किरण है ना, उसका बिहेवियर सघन माध्यम और विरल माध्यम के अनुसार बदलते रहता है। अच्छा, 12th में जाओगे ना, इसका बेहतर कंसेप्ट सीखोगे। अभी अपन लोग बस समझ जाते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जब जाती है, तो प्रकाश जब गुजरती है, किरण जब गुजरती है, तो अपवर्तित किरण का जो बिहेवियर है, ठीक है, वो बदलते रहता है। तो कैसे बदलता है, उसको नोट के फॉर्म में यहाँ पे मैंने लिख के रखा, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा पहले समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन बताता हूँ आपको क्या पूछेगा। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है, तब अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। भाई अपन लोगों ने पढ़ के रखा कि आप माध्यम 2 में जब जाएगा प्रकाश की किरण तो अपवर्तित होगी। अपवर्तित का क्या मतलब हो गया सर? अपवर्तित का मतलब रास्ता बदल लेना। भाई रास्ता 2 तरीके से बदल सकता है, देखिए कैसे बताता हूँ आपको। एक तो ये मेरा अभिलंब हो गया, ये इधर से आ रहा था, दूसरा माध्यम मान लेते हैं, ये माध्यम 2 है, M2, तो इसमें जैसे जाएगा इसके पास 2 रास्ता है, इसका ये ओरिजिनल रास्ता है, ओरिजिनल रास्ता तो ये, इसको इससे बदलना है, तो 2 तरीके से बदलेगा, या तो इससे दूर ऐसे चला जाएगा, या तो इधर चला जाएगा, 2 ऑप्शन है इसके पास। तो भाई इसको बोलते हैं अभिलंब। तो एक क्या हो गया, ये अभिलंब की ओर झुक गया, अभिलंब की ओर, या तो अभिलंब से दूर भाग गया। और कोई रास्ता है इसके पास अपने रास्ता को बदलने के लिए? कोई उपाय नहीं, 2 ही उपाय है इसके पास, या तो इधर आएगा अभिलंब की ओर, या तो दूर जाएगा अभिलंब से। तो बस इसी के बेसिस पे आप लोग का माध्यम है सघन माध्यम विरल माध्यम। कहता है विरल माध्यम से आपका सघन माध्यम में यदि प्रकाश चलती है, याद रखना है, हल्के वाले माध्यम से यदि गाढ़े वाले माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है, अपवर्तित किरण, याद रहेगा। ये तो बहुत मस्त है, हल्के वाला गाढ़ा वाला, समझ में अभी आ गया। इसका उल्टा, यदि गाढ़ा वाला माध्यम से हल्के वाले माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चला जाएगा अपवर्तित किरण। लेकिन ऐसे तो लिख नहीं सकते है ना, अपन लोगों को सघन माध्यम और विरल माध्यम ये शब्द को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो वही चीज है यहाँ पे। विरल माध्यम से देखिए, मान लिया वायु है, इधर से कांच में घुस रहा है प्रकाश की रोशनी, तो ये अभिलंब की ओर झुक गया, क्योंकि वायु के सापेक्ष में सघन माध्यम तो कांच हो गया, ज्यादा गाढ़ा है, इसीलिए। इधर की ओर चलते दूसरा पॉइंट, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वायु अभिलंब से दूर जाती है। मान लेते हैं ये हम लोग का एक स्लैब था, इसके अंदर घुस गया, अब क्या होगा बाहर, स्लैब तो इतना ना मोटा है कांच, अब बाहर आएगा, बाहर आ रहा है, जब बाहर आएगा तो उसके दौरान फिर से विरल माध्यम वायु मिल जाएगा। तब कैसे होगा, भाई तुम कौन से माध्यम से आ रहे हो, सघन माध्यम से आ रहा हूँ, और तुम विरल माध्यम हल्का वाला माध्यम में जा रहा है, तो कैसा होगा, ये अभिलंब से दूर भागेगा। तो ये आपका सीधा रेखा जाने वाला था, तुम तो ऐसे सीधा जाती, लेकिन विरल माध्यम होने की वजह से अभिलंब से दूर चली गई है। समझ में आ गया दोस्त, कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, अब सवाल आपसे ये पूछेगा, जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर जाती है? तो आपका आंसर अभी आपको पता चल गया। ठीक है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या इसका उल्टा पूछेगा, जब प्रकाश की चाल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है? तो अभी आपको आंसर पता है, दूर जाती है। ठीक है दोस्त, बस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। मैंने उम्मीद किया था कि लेंस आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, बट ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो अपन लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन लोग लेंस चालू करेंगे, और उम्मीद है कि लेंस पूरी तरह से खत्म कर देंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।
उम्मीद करता हूँ आप मेहनत जारी रखिएगा और 2025 में अपने जीवन को एक नया लक्ष्य दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। भगवान जी से दुआ कीजिए आपका एग्जाम अच्छे जाए। धन्यवाद।